नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य जो आता है उसके अंतर्गत वीर गाथात्मक या रासो साहित्य के नाम से जो रचनाएं आती हैं उसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में आज हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और विभिन्न विद्वानों के विचारों को भी हम उसके बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है ना, इसके अतिरिक्त और भी अन्य विद्वान उन लोगों ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसके संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं उसको हम आज देखेंगे। और आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं। इन सभी तथ्यों को पढ़ने के लिए हम देखेंगे 3 पुस्तकों का मदद लेंगे। हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और इन तीनों ही पुस्तकों से पृथ्वीराज रासो से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई दाई, जिनका समय है संवत 1225 से 1249 के बीच का ये शुक्ल जी ने इनका समय माना है, या इस समय के आसपास यह रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है। चंद्रबरदाई के संबंध में शुक्ल जी बताते हैं कि वे हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। चंद्रबरदाई को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है। चंद कौन थे? चंद्रबरदाई कौन थे? चंद जो हैं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये रासो ग्रंथ में इनके रासो ग्रंथ में ही जिक्र मिलता है कि ये भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। ठीक है। और इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और जहाँ पर लाहौर में इनका जन्म हुआ था। किसका? चंद्रबरदाई का। ठीक। ऐसा कहा जाता है कि इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन इस संसार को भी छोड़ा था, यानी जन्म भी एक ही साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ ही हुई है इनकी। ठीक है। और चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज के राज कवि भी थे, सभा कवि भी थे और उनके मित्र भी थे, उनके सामंत भी थे। ठीक है। आगे जो तथ्य है कि ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं बल्कि उनके सखा और सामंत भी थे तथा ये खड़ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिषी, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे और इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट भी था, यानी उनका आशीर्वाद भी था इन पर। ठीक है। और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। ठीक। और ये पृथ्वीराज के इतने सगे थे कि ये युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा हमेशा जो है पृथ्वीराज महाराज के साथ ही रहते थे और जहाँ जो भी बातें होती थी सब में वे सम्मिलित रहते थे, यानी प्रत्यक्षदर्शी रहते थे। अब इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो का इन्होंने रचना किया चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो नाम से ही स्पष्ट है कि उन्होंने अपने महाराज पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन इसमें किया है, यशोगान इसमें किया है। तो पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय आते हैं वो किस नाम से आते हैं? समय के नाम से। और टोटल कितने अध्याय हैं? 69। ठीक है। और इसमें तत्कालीन समय के सभी प्रचलित छंदों का लगभग व्यवहार हुआ है, जैसे कि छप्पय छंद। ठीक है। छप्पय को कवित्त भी कहते हैं। कवित्त या छप्पय छंद, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, इन सभी छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। किसमें? पृथ्वीराज रासो रचना में। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई अपनी इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए थे, बल्कि इसका पिछला भाग उनके पुत्र ने पूरा किया था। ठीक है।
रासों का जो पिछला भाग है चंद्र के पुत्र जल्हड़ के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, क्योंकि रासों में ही ये लिखा है कि जब शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गए, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी उनके साथ वहाँ पर गए और जाते समय उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथों में रासों की पुस्तक को दे करके उसको पूर्ण करने का संकेत दिया। यानी कि जब ये महाराज जब पृथ्वीराज जी को शहाबुद्दीन कैद करके गजनी ले गया, तो चंद्रबरदाई भी उनके साथ गए और अपनी जो पुस्तक वो रच रहे थे उसको उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथों में सौंप दिया और उसे पूरा करने का आदेश दिया। ठीक है, और इस संबंध में पंक्ति मिलती है रासों में। क्या पंक्ति मिलती है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धर्य जी में, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंदन उद्धर्य तीमी। ठीक है, इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक को चंद्रबरदाई के पुत्र ने जो है उसको पूरा किया और पुत्र का नाम क्या था? जल्हड़ था। ठीक है, तो ये तथ्य हमको मिलते हैं। आगे जो पृथ्वीराज रासो के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें जो है अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र अरोड़ोराज के पौत्र जो पृथ्वीराज थे, उनकी है ना, उनके वीरता का, यशोगान का वर्णन है और युद्धों का वर्णन है, जो कि शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज के साथ जो उनका युद्ध हुआ और फिर कई युद्धों में गोरी को पराजित करने के बाद फिर पृथ्वीराज भी पराजित होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है, तो उस सभी घटनाओं का इसमें वर्णन है। यानी महाराज पृथ्वीराज के यश, वीरता और युद्धों का वर्णन इस पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। आगे इस पुस्तक के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि जो ये पुस्तक है उसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया गया है। ठीक है, अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में कई विद्वानों ने संदेह दर्ज किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। ठीक है, और शुक्ल जी इसमें बताते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को, यानी जो समय दिया है और जो घटनाएं दी हैं, उसको बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। इसका मतलब है गौरीचंद हीराचंद ओझा जो हैं इस पुस्तक को क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। इनकी घटनाओं और तिथियों को काल्पनिक मानते हैं, भाटों की कल्पना मानते हैं। और पृथ्वीराज रासो की राजसभा, पृथ्वीराज जो राजा थे, महाराज पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि थे जयानक, उनकी संस्कृत में लिखी हुई जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य है। ठीक है, उसमें दी गई जो संवत और घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक पड़ती हैं। ठीक है, और इस प्रकार उसके घटनाओं और संवत से पृथ्वीराज रासो की घटनाएं और संवत नहीं मिलते हैं और इसलिए उस पुस्तक के आधार पर पृथ्वीराज की पुस्तक की प्रामाणिकता पर संदेह दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने इसे प्रामाणिक माना है, कौन कौन सी विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक माना है या अर्ध प्रामाणिक माना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं शुक्ल जी के सभी महत्वपूर्ण कथन जो इस पुस्तक के बारे में है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली है। यानी कि विभिन्न तथ्यों को देते हुए शुक्ल जी अंत में इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। इसमें जो काल है, जो संवत है और जो घटनाएं हैं वह गलत हैं या काल्पनिक हैं। ठीक है, और इसलिए पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है, ऐसा शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण कथन हमें देखने को मिलता है वो ये है, शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर भी यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का
कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यह एक कथन है। और फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम है के काम का है। ठीक है, यानी कि इस निष्कर्ष पर इसको महाकाव्य घोषित करने के बावजूद शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की दृष्टि पर भी यह ग्रंथ निराशाजनक है। और फिर उन्होंने कह दिया कि इसमें जो काल और घटनाएं हैं वह भी काल्पनिक है, इस प्रकार ये जाली ग्रंथ है। ठीक, बाकी इस पुस्तक को हम पढ़ते हुए और भी कुछ तथ्य पर देख सकते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था, यानी चंद बरदाई लाहौर के थे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों का भी उल्लेख है। ठीक, और सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में भी एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, यानी कहीं ना कहीं सूरदास भी चंद बरदाई के वंशज से पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका जिक्र उन्होंने अपने साहित्य लहरी पुस्तक में किया है, अपने वंशजों का, जहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सूरदास जो हैं चंद बरदाई के वंश में आते हैं। ठीक है, और शास्त्री एक नागौर में अब तक चंद के वंशज हैं। ठीक है, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री का मानना है, और इसी वंश की वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई थी। यानी जो हरप्रसाद शास्त्री हैं, ऐसा वो मानते हैं कि चंद के वंशज नानूराम भाट से उनकी मुलाकात भी हुई है। ठीक है, और नानूराम जी ने यह बताया था कि चंद के 4 लड़के थे। ठीक, और इसके बाद ये भी बताया कि इसके बाद पृथ्वीराज पुस्तक में भी चंद के 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। नानूराम जी बताए हैं हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम जी का मुलाकात हुआ था, और वहाँ उन्होंने बताया था कि चंद के 4 लड़के थे। ठीक, लेकिन पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम मिलते हैं। ठीक, और सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आता है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, और वहाँ से ऐसा पता चलता है कि आगे चल के चंद बरदाई के वंशजों में ही सूरदास भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं जो चंद बरदाई के संबंध में। ठीक, और नानूराम जी जो कि चंद बरदाई के वंशजों में आते हैं, जिनसे हरप्रसाद शास्त्री की मुलाकात हुई थी, तो नानूराम जी का कहना है कि चंद ने अपने 3 या 4 हज़ार श्लोक संख्या में अपने काव्य में लिखा था, और उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिख करके उस ग्रंथ को पूरा किया। यानी नानूराम जी का भी यह कहना है कि चंद ने अपनी पुस्तक में 3 या 4 हज़ार श्लोक लिखे थे, और बाकी के 10 समयों को जोड़ करके उनके ग्रंथ को पूरा उनके पुत्र ने किया। पुत्र कौन? जल्हड़ ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं किसके संबंध में? पृथ्वीराज रासो के संबंध में और चंद बरदाई के संबंध में, जो कि हमें शुक्ल जी की पुस्तक में मिलता है। ठीक है, अब आगे शुक्ल जी की पुस्तक के अतिरिक्त हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक में से क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिलता है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। ठीक है, तो हमने बताया था कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। ठीक है, तो यह जो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में मत आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। एक तो ये कि रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है, दूसरा ये कि रासो पूर्णतः अप्रामाणिक रचना है। ठीक, और तीसरा ये कि रासो न पूर्णतः प्रामाणिक है और न अप्रामाणिक है बल्कि अर्ध प्रामाणिक है। ठीक, तो 3 मत है। तो पहला मत कि रासो प्रामाणिक रचना है, यह मानने वाले कौन कौन हैं? रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित रासो पुस्तक जो है नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हुई है, और इसका बृहत्तम रूप जो प्रकाशित हुआ है उसको प्रामाणिक माना है। कौन कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। ये तीनों विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। दूसरे जो विद्वान हैं कौन कौन से? डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल। ये विद्वान जो हैं, रामचंद्र शुक्ल का नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, ये जो विद्वान हैं वो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको
अप्रमाणिक मानते हैं, सर्वथा अप्रमाणिक। शुक्ल जी, डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, ठीक है, ये सभी लोग पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, किस पुस्तक के आधार पर? कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय के आधार पर। और जो तीसरा मत है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में कि यह ना तो पूर्णतः प्रमाणिक है न पूर्णतः अप्रमाणिक बल्कि अर्ध प्रमाणिक है, तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में मुनिजीन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, वह उसे अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। अब देखिए कि इसके काव्य की बुनावट के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, यह कहना है डॉक्टर बच्चन सिंह का कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। महत्वपूर्ण कथन। ठीक, इसके बाद एक और कथन मिलता है कि रासो का केंद्रीय वर्ण युद्ध ही है। ठीक, जाहिर सी बात है कि जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसका केंद्रीय वर्ण विषय युद्ध ही रहा है और कहीं कहीं श्रृंगार का भी चित्रण है। तो ये महत्वपूर्ण बात पृथ्वीराज रासो के भी संबंध में है। ये आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताया है कि यहाँ पर भाषा के संबंध में चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक में ये कथन उद्धृत किया है कि उक्ति धर्म विशालश्च राजनीति नौरसम खड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। इसका मतलब है कि इसमें खड भाषा का मिश्रण मिलता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। कौन कौन से खड भाषा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह बताते हैं इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी आदि के शब्द मिले हुए हैं। अपभ्रंश और अवहट की चाशनी भी है। ठीक है, किसमें? पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में। और सब मिलाकर इसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। तो ये कुछ तथ्य डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक में हमें मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में। अब देख लेते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है इसके संबंध में। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके संबंध में कहते हैं कि यह जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसके संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में ही निखर कर आया है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तर पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। यह किसका मानना है? यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। ठीक है, काव्य की प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई की अपेक्षा नहीं है, यानी कि यहाँ प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे चतुर्वेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है कि पृथ्वीराज रासो का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। जैसे व्यास महाभारत में एक पात्र भी हैं, वाल्मीकि रामायण में एक पात्र भी हैं, वैसे ही चंद्रबरदाई अपना प्रबंधात्मक ग्रंथ जो लिखे हैं उसके रचयिता भी हैं और उसके एक प्रमुख पात्र भी हैं। ठीक है, आगे इसके संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है कि पृथ्वीराज रासो जो है बहुत कुछ महाकाव्य की निष्पत्ति होती है, महाकाव्यात्मक निष्पत्ति है इसकी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। वो आगे लिखते हैं कि सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा है इसमें। ठीक, नेत्रविहीन पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाढ़ से गौरी की मृत्यु हो जाती है और साथ ही पृथ्वीराज के जीवन का भी अंत हो जाता है। दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है वह जीवन को उतनी ही समग्रता से अंकित कर पाता है। तो यह प्रशंसात्मक टिप्पणी है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, किसके संबंध में? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संबंध में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे थे पृथ्वीराज रासो के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं, और यहाँ से इन पुस्तकों से हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ले लिया है जो कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इसी प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।